टाइम लगता है ना बेटा कनेक्ट होने में। हाँ जी, आज आपके साथ देखते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है अनुज जैन। और देखिए सबसे पहले तो आपको देखो, आपको ये तो पता ही है कि जो आपका पेपर है वो पेपर है आपका बिजनेस स्टैट्स, या मैं ऐसे बोल देता हूं पहले बिजनेस मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग एंड बिजनेस स्टैट्स। ये आपका, अच्छा रिपीट हो रही है आपकी साउंड, ठीक है। अब नहीं रिपीट होगी। तो यहां पे आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे आपके साथ, एक तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्या डिस्कस करते हैं? एक टॉपिक। और देखिए पहले तो थोड़ा सा कोर्स कंटेंट के बारे में बता दूं बेटा। बिजनेस मैथ्स जो है वो आपका है 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो है आपका 20 मार्क्स का, और जो बिजनेस स्टैट्स है वो भी आपका कौन सा है? 40 मार्क्स का। तो अब जरा देखिए, हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट नाम से जिस बच्चे ने, जी जिस बच्चे ने आपका ज्वाइन किया है, आपको बता दूं बेटा बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। और बेसिकली आपका ओके अमन, आपको बताना चाहूंगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग है हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1/4। मतलब अगर आप सही करके आते हो, हेलो एवरीवन जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो भी ध्यान दें। यहां पे हम आज एक लाइव क्लास रख रहे हैं, एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आपका सीए फाउंडेशन के पेपर की, और सीए फाउंडेशन के आपके पेपर नंबर 3 की, जिसका नाम है बिजनेस मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग एंड बिजनेस स्टैट्स। तो यहां पे आपका मैंने बताया 3 पोर्शन में आपका पेपर होता है। अमन, सारे सब्जेक्टों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ अकाउंट्स और इको का जो पेपर होता है, जो एमसीक्यू वाला पेपर होता है, उसी में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और होपफुली आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका बेटा जी, ये अगर बात की जाए 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपको, जैसा कि दिख भी रहा है। ये टोटल अगर करा जाएगा तो बेसिकली आपका 100 मार्क्स आएगा। क्या आएगा आपका? 100 मार्क्स आएगा, ठीक है ना। 100 मार्क्स, और क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 मार्क्स और कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है बेटा। बच्चे उससे भी बड़ी बात देखो, कभी भी किसी चीज की तैयारी करी जाती है, पहले ये समझना पड़ता है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सुन लो, चैलेंजेस बता रहा हूं आपको। चैलेंजेस ये है कि आपका यहां पे ये 100 मार्क्स का पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। हेलो धर्मेंद्र, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको अभी आई थिंक कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, अनुज जैन ने पूछा, अनुज जैन ने कहते हैं सर कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव। चलिए फिर मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं।
क्योंकि देखिए क्लास में भी हम जब अपनी लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें भी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी पे रखते हुए पहले अपनी बात तो कहनी है, अपनी बात तो कहनी ही है। पहले हम क्या करते हैं कि भैया पहले बच्चे की बात का जवाब दे दें। तो अनुज बेटा मैं आपको बता दूं, आपके 4 पेपर है। फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का है, सेकंड पेपर आपका लॉ का है और इंग्लिश भी है इसके अंदर, लॉ एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश भी बोल देते हैं हम। फिर तीसरा पेपर है आपका मैथ्स स्टैट्स का और जो फोर्थ पेपर है वो होता है आपका किसका, इको का। भाई आपके पहले दो पेपर कौन से हैं बच्चे आपके, सब्जेक्टिव। पहले 2 पेपर कौन से हैं आपके, सब्जेक्टिव। लॉ एंड इंग्लिश भी कौन सा है बेटा जी आपका, सब्जेक्टिव, और अकाउंट्स भी आपका सब्जेक्टिव जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें मैथ्स स्टैट्स का पेपर है ऑब्जेक्टिव, इको का पेपर भी है ऑब्जेक्टिव। मुझे ऐसा लगा था कि आई थिंक ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगी। तो अब जरा देखिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये पेपर 3 आवर्स का आता है, ये वाला पेपर भी 3 आवर्स का आता है, और ये वाला पेपर लेकिन 2 आवर्स का आता है। ये वाला पेपर भी 2 आवर्स का आता है। ऑल्दो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे के सारे पेपर जो हैं होते 100 मार्क्स के। सारे के सारे पेपर जो होते हैं होते 100 मार्क्स की है बेटा। तो बच्चे यहां पे थोड़ी सी नाइंसाफी भी है मैथ्स फैक्ट्स और इको के साथ, स्पेशली मैथ्स फैक्ट्स के साथ, कि आपका 100 मार्क्स का ही पेपर यहां पे लिया, लेकिन बेटा जी आपका जी तो यहां पे मुझे लगता है आज मैं शायद अपना कॉन्सेप्ट नहीं पहले आपके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में जवाब दे पाऊंगा जी। यहाँ पे अनुज जैन ने मुझसे पूछा था सर कौन सा सब्जेक्टिव है कौन सा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा सब्जेक्टिव है कौन सा ऑब्जेक्टिव। जतिन गोयल सर स्टैटिस्टिक +1 वाली है। अरे नहीं भाई, वो 11th क्लास की कह रहे तू बेटा, वो तो नहीं बच्चे, वो नहीं है। मतलब आई मीन टू से ऑब्वियसली ओरिजिनेशन तो वही है, बट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो आफ्टर 12th वाला ही। मतलब आप जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ऑल्दो हमने ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो बेसिकली वैसे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड स्कूल लेवल में नहीं था। तो कह सकते हैं कि वहां से है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका आफ्टर 12th वाले। उदय शर्मा जी आपने भी सेम क्वेश्चन पूछा जो अनुज जैन ने पूछा। उम्मीद करूंगा कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। काइंडली रिप्लाई फॉर दैट, ठीक है। और 100 मार्क्स के पेपर है। अब पहले तुम पूरे सीए फाउंडेशन के कोर्स के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, बिल्कुल सीए की अगर बात करी जाए, यहाँ पे शो ऑफ जैसा कुछ भी नहीं होता। हम जैसे आप देख रहे हो, ऑब्वियसली हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जरूर है, लेकिन सीधा हम क्रक्स पे आने पे इंटरेस्टेड हैं कि आपको किस तरीके से चीजें सीखनी है, क्या क्या चीजें सीखनी है। आप समझ रहे हो बात को? कहीं ना कहीं हम सीधा क्रक्स पे आने पे इंटरेस्टेड हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे मोटिवेशंस की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल मोटिवेटेड तो रहना पड़ेगा, लेकिन कभी किसी दूसरे से मोटिवेट हम होते हैं तो वो बड़ा टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं, हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। और यहाँ पे अमन का अगेन एक क्वेश्चन, सर पासिंग मार्क्स। बेटा आपको यहाँ पे बता देता हूं,
एग्रीगेट 50% चाहिए, दैट इज 200 मार्क्स आउट ऑफ 400। ये आपका क्राइटेरिया होता है, लेकिन आपका मिनिमम का भी क्राइटेरिया है, सिर्फ ओवरऑल नहीं। आप ऐसे तो मतलब पता चला कि कोई कहे कि सर मैथ्स टेक्स्ट में 0 ले आते हैं और बाकी सब में मिला के 200 ले आते हैं, पास हो जाएंगे। सॉरी, आपका एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन है मिनिमम 40 मार्क्स in each subject। minimum 40 marks in each subject। ठीक है, तो this is the criteria of passing in CA foundation। हाँ जी, अच्छा, कि बहुत अनुज कह रहे सर बहुत लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं। भाई अगर सीए के कोर्स की अगर बात की जाए तो बेटा आपको बता दूं, आपके जैसी चालू हुआ क्वेश्चंस आए तो मैं तो बताना भी भूल गया। सबसे पहले आपको अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है विशाल शर्मा और लास्ट 15 ईयर से मैं बेसिकली सीए फाउंडेशन के बच्चों को सर्व कर रहा हूं और 15 साल के अंदर एक सिंगल बच्चा भी मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने जेन्युइन मेहनत करी हो और वो कभी उसका रिजल्ट नेगेटिव रहा। ठीक है अनुज, तो आज तक मैंने एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं देखा जिसने मेहनत करी और वो क्लियर नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, किसी का कुछ सब्जेक्ट वीक होता है तो ये हो सकता है कि वो 90 नहीं ला पाया, 80 नहीं ले पाया, 60-70 में काम चलाया, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं देखा। ये होता क्या है, जब हम आफ्टर 12th कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ना थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि बच्चे ना यारी दोस्ती ज्यादा निभाने लग जाते हैं, नए नए दोस्त बनाने लग जाते हैं, तो वह उसी में मतलब कि घुल मिल जाते हैं। जो पर्पस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है आफ्टर 12th किसी कोर्स को ज्वाइन करने का, देन फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, कोचिंग लेने का, वो भूल जाते हैं, बस यारी दोस्ती में निकल गए। तो सही बताऊं तो रियल लॉजिक, बिल्कुल कोर लॉजिक बता दिया है आपको कि अनसक्सेस का रेट, बट अदरवाइज जिसने भी जेन्युइन मेहनत करी अगर, तो वो सारे के सारे बच्चे पिछले 15 साल में एक भी ऐसा बच्चा याद नहीं है जिसके साथ ऐसा कभी हुआ। ठीक है, बट हाँ दैट्स अ पार्ट, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जैसा कि अनुज आपने कहा बहुत लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, जो लोग डीमोटिवेट करें ना उनसे कभी कोई अच्छा कोर्स पूछना और फिर अच्छे कोर्स की सैलरी पूछना। खैर अल्टीमेटली आप सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप जब सीए का कोर्स करते हैं तो आपका पर्पस ये नहीं होता दैट यू वांट टू बी इंटेलेक्चुअल एंड ऑल, नहीं, कहीं ना कहीं आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं और उस अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में से अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं जिससे कि जो भी आपकी विशेस हैं उनको फुलफिल कर सके। तो भैया ये ही एक ऐसा कोर्स है, जो भी तुमने सोच रखा होगा ये कोर्स तुम्हें हेल्प कर देगा हर कुछ उस चीज को पूरा करने में। ठीक है, और ऑल्दो कोर्सेज बहुत होते हैं लेकिन क्या बोलूं, खैर फिलहाल जरा देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, सब्जेक्ट की डिफिकल्टी बता रहा था। दोस्तों एक तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है और 100 ही क्वेश्चन आने हैं, और बेटा कि कितने आवर्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको, 2 आवर्स के अंदर। बच्चे एक बात बताओ, अगर आप 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं।
120 मिनट में 100 क्वेश्चन। 100 जी कन्हैया मिश्रा जी नमस्कार। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पे माना जाए 20 मिनट आप कहीं पे कुछ सोच भी रहे होंगे एज सच, ठीक है ना, कहीं पे किसी क्वेश्चन को थॉट दे रहे होंगे। सॉल्व करने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ थॉट प्रोसेस की ही बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने होते हैं, 1 मिनट होते हैं। हर क्वेश्चन में आपके पास कितने मिनट होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट होता है। ऑल्दो आप ऐसा स्ट्रेटली डिवाइड नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट स्ट्रेटली डिवाइड नहीं कर सकते। तुमने कहा क्यों सर? भाई एक बात सुनो, कल को कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो इतना आसान होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखा 1 मिनट नहीं 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 1 मिनट में नहीं हो रहा होगा। तो जो क्वेश्चन ऐसे होंगे, थ्योरेटिकल भी आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे स्टैट्स के अंदर, तो जो क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जी, जो क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे बेसिकली जिनमें आपका कम सेकंड लगने होंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, देखते ही समझ में आ जाएगी, तो उनका जो टाइम बचेगा फिर वो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अवेलेबल हो जाएगा जो क्वेश्चन आपके क्या है बेटा जी, प्रैक्टिकल है, जिनको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 मिनट से ज्यादा, ठीक है। तो इससे भी बड़ा चैलेंज आपको ये देखो यहाँ पे क्या है चैलेंज बेटा जी। दूसरा ये है कि आपको पेपर के अंदर जो एक रफ शीट जो है, वो रफ शीट सिर्फ एक सिंगल पेज अवेलेबल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और आपको उस पर पेंसिल से कर लो, रब कर दो, फिर कर लो, फिर रब कर दो, फिर कर लो, इस तरीके से आपका करना होगा। लेकिन आपको बता दूं पेपर का जो तरीका होता है, उस पेपर का जो तरीका होता है उसके अंदर लिखने का जरूरत ही नहीं होता है। मतलब मान के चलना 100 नंबर के पेपर में से 100 क्वेश्चनों में से मान के चलो बेटा मोर देन 80 क्वेश्चन, या चलो मोर देन और लेस देन पे छोड़ देता हूँ, 80 क्वेश्चन तक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर लिखने का जरूरत ही नहीं होगा, लिखना ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, क्या 5 + 2 कितना होता है? चलो आप लोग बताओ, मतलब आपको लगेगा शायद मजाक ही कर रहे हैं, 5 + 2 बताओ कितना होता है? बताइए सर, 5 + 2 कितना होता है? और कीर्ति ने यहाँ पे, कीर्ति गुप्ता जी ने बताया 7, प्रेरणा मेहरा ने बताया 7। हेलो टू एवरीवन जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, और सबने बताया कि आपका 7 होता है। यार अमन ये क्या बात है, 52 5 + 7 52 होता है, क्या लॉजिक है भाई? चलिए कोई बात। और देखो तुम लोगों को क्या कहीं पे तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, या तुम लोगों को कहीं लिखने की जरूरत पड़ गई? क्या तुमने ऐसे करा कि सर 5 + 7, मतलब वही छोटे बच्चों की तरह पहले क्या कर रहे हैं, पेंसिल शार्प कर रहे हैं, शार्प ने निकाला, पेंसिल शार्प कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ध्यान है ना, जब भी काम करते थे पहले पेंसिल शार्प करते थे। और आपका यहाँ पे फिर लिख रहे हैं वो 5, ठीक है ना, और प्लस में आपका 2, फिर ऐसे ही उन्होंने लाइन डाली। फिर उसके बाद आपका ध्यान होगा, अगर छोटी क्लासेस में टैली बार बनाते थे, 1 2 3 4 5, 1 2, फिर वो बच्चे गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 और 7। बेटे एक बात बताओ कि आप लोगों ने क्या ऐसे लिख के करा या बिना लिखे करा? आई एम श्योर बिल्कुल जतिन हेल्प मिलेगी आपको। तो आपका यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे पहली बार बेसिकली बनाया, क्या तुम लोगों ने ऐसे सॉल्व करा इस 5 + 2 को? नहीं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि 5 + 2 को तुम ओरली करके ज्यादा इंटेलिजेंट फील कर रहे हैं आप लोग? नहीं बेटा। क्या एक नर्सरी क्लास या फर्स्ट क्लास जहाँ पे इस चीज को पढ़ाया जाता है 5 + 2 = 7, क्या हम उस फर्स्ट और सेकंड के बच्चे को ये कहते आप तो नालायक हो और हम होशियार हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप तो लिख के कर रहे हो और हम बिना लिख के कर रहे हो? क्या वाकई में ऐसा है? नहीं।
तो अल्टीमेटली जो भी छोटा बच्चा फर्स्ट सेकंड के अंदर है वो कंफर्टेबल नहीं है एडिशन के अंदर इतना, इसलिए वो लिख के करता है। और आप और मेरे जैसे जो इंसान बड़े हो चुके हैं वो एडिशन को इतने सालों से कर रहे हैं कि वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और बल्कि सीएमए भी जो है, ये सब की एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अभी तक जो पढ़ के आए हैं आप उन सब के अंदर इतने ही कंफर्टेबल होंगे जैसे कि आपसे 5+2 पूछा जाए और आप एकदम से 7 बताएं। ये एक्सपेक्ट किया जाता है इंस्टीट्यूट के थ्रू, और ये चेक करने के लिए कि आप कंफर्टेबल हैं या कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए आपका इस फाउंडेशन लेवल को मेंटेन किया गया। समझ रहे हो बात को? इनफैक्ट सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, अकाउंट्स में आपने 11th और 12th में ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, अगर मान लिया 100 कॉमर्स के बच्चों से पूछा जाए तो 99 क्या मुझे लगता है 100 ही यही बोलेंगे कि ये सर हमारा अकाउंट्स क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। तो वो चेक करना चाहते हैं कि भाई आप सिर्फ वो क्वेश्चन ही बना के आ गए या वाकई में कुछ सीख के आए हो, और अगर सीख के नहीं आए हो तो हमारी बुक से पढ़ो और अपने आप को प्रिपेयर करो। जी, बिना लिखे ही करना होता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट तो वही है बेसिक ही, लेकिन वो ये चेक कर रहे हैं कि आपको करना है और लिख के नहीं बल्कि बिना लिखे करना। ठीक है, खैर ऑल्दो एक बात और, ये सीए के जो पेपर होते हैं इसके अंदर कभी बेटा जी आपका प्रूवमेंट नहीं आता, ये तो एमसीक्यू का पेपर है। अगर सब्जेक्टिव पेपर भी होता ना तब भी बेटा जी यहाँ पे प्रूवमेंट नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन आता है। ऑल्दो टीचर अपनी क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये ही मेरी लाइन है, मैं सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम क्लैरिटी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक टेलीपैथी एक वर्ड होता है। बिल्कुल जतिन सर से ये बिल्कुल आपने अच्छी लाइन बोली है कि अगर एक बार, क्योंकि देख बेटा वो 100 क्वेश्चन कराना, 200 क्वेश्चन कराना, 500 क्वेश्चन कराना, यार वो स्कूल लेवल में अभी भी हम भी करते हैं, लेकिन हम ना क्वेश्चन काउंट नहीं करते रहते कि इतने क्वेश्चन करा दिए, उतने क्वेश्चन करा दिए। भाई अगर इसमें ना सिंपल सा क्राइटेरिया हो सकता है किसी बच्चे को 2 में हो, 2 क्वेश्चन करो और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सबका अपना अपना लेवल होता है, दैट्स अ बिटर ट्रूथ, लेकिन ये मानना पड़ेगा बात को। और किसी का होता है 200 में, तो सबको अपने अपने हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है बेटा। चलिए देखो ऐसे बातें एम इंस्टीट्यूट का ऐप लैपटॉप पर चलता है, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को जहां तक उम्मीद है वो आप रिसेप्शन पे से बात कर लीजिएगा। अच्छा रितिका, कॉन्सेप्ट क्लियर है बट मैथ्स फोबिया इज वन बैरियर। बेटा देख, कुछ फोबियाज तो ओवरकम करने के लिए मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है मेहनत तो आपको करनी भी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, इंसान अपने आप को कोशिश करता है कि उसे जितने भी तरीके के फोबिया हैं वो ओवरकम करे। और रितिका मैं आपको यकीन दे रहा हूँ, हर बार बच्चों 80 मार्क्स 90 मार्क्स वालों की लाइन लगी होती है। एक गर्ल लास्ट नवंबर अटेम्प्ट के अंदर एक बच्चे के मार्क्स आए 93, मेरे से ही पढ़ी हुई थी, रैंक भी आई थी उसकी, याद नहीं आ रहा मुझे। और बट सही बताऊं तो उससे जब हमने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करी तो हमने उससे पूछा कि बेटा मतलब जैसे हमने बोला कि तेरा बाकी बच्चों को भी बताया, क्योंकि अगले अटेम्प्ट के सीए फाउंडेशन वाले बच्चे वहां बैठे हुए थे, तो हमने बोला कि बेटा आप बताओ कि कैसे आपके 93 मार्क्स आ गए सीए फाउंडेशन के अंदर या कुछ इस तरीके से, ऐसे हमने उससे पूछा। कहती है पता ही नहीं कैसे आ गए एक्चुअली। और दैट्स अ वेरी फैक्ट कि वो शुरुआत में सोच रही थी कि मैं सीए ना करूं, कुछ और कर लूं, और बाद में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। कंटिन्यूअस थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है रोज, ज्यादा काम इकट्ठा करोगे कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप। मैं भाई सच में बिलीव करता हूँ जबरदस्ती की बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होगा नहीं, अपने आप को थोड़े थोड़े टारगेट रख के ही कुछ अचीव कर। ठीक है, अच्छा अब देखो बातचीत तो होती रहेगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझे।
और आइए डिस्कस करते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट उठा लेता हूं आप लोगों के लिए, और जो हर किसी को आता होगा। यहाँ पे कोई भी मैथ्स बैकग्राउंड हो, कोई भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो, थोड़ा सा टीचिंग पोर्शन पे भी आ जाते हैं। इक्वेशन की अगर बात की जाए तो अल्टीमेटली आइए जरा देखते हैं। और ऋतिका ने बोला कि मैं ध्यान रखना हर एक बच्चे पे कंसंट्रेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट चाहे 50, 60, 70, 80 जितने भी बच्चे हों, ऑलमोस्ट सबके नाम भी याद होते हैं फेस टू फेस क्लासेस में भी। और इनफैक्ट अब यहाँ तो जब हम इस तरीके से लाइव सेशन लेते हैं तो वहां तो वैसे ही नाम लिखा आता है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और मैं चाहूंगा ऋतिका गिलिडा नाम से जो बच्चा है, प्लीज बताओ इक्वेशन का क्या मतलब होता है। कोई नया चैप्टर नहीं है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल ऐसा टॉपिक ही ऐसा उठा लिया जो सबको आता हो, एटलीस्ट सबको अपने अपने नॉलेज को शेयर करने का मौका मिले। और बाकी बच्चे भी जवाब दें, क्या दिक्कत है, बाकी बच्चे भी जवाब दें। और आप ये देखिए, कोई बात नहीं बेटा, टाइम वैल्यू डिफिकल्ट बस इसलिए है, जहां पे अगर उसे मैन्युअली पढ़ेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स के तौर पे पढ़ेंगे तो टाइम वैल्यू डिफिकल्ट है। बट अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता कि कितना अच्छा कितना बुरा, बट बच्चे तो अच्छा ही कह देते हैं। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल उसे इस तरीके से पढ़ाता हूँ जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। मतलब ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं बैठेगा ना तब तक क्लिक नहीं करेगा। तो ऋतिका, इफ यू आर देयर देन काइंडली रिप्लाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। कोई भी बच्चा एक्सप्लेन करे अपने अपने वर्ड्स में, कोई डेफिनेशन नहीं बतानी, और सर्च मत कर देना, गूगल पे सर्च करके बता रहे हैं, गलत बात है भाई। चलिए, और हाँ जी, तो एक काम करते हैं, ठीक है ऋतिका, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कहता हूं। फिर दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, an algebraic expression having sign of equality are known as equation. An algebraical expression having a sign of equality are known as equation. बच्चे, आपको बताना चाहूंगा, हर वो algebraical expression जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी आएगा, हर वो algebraical expression जिसके अंदर आपका साइन ऑफ इक्वालिटी आएगा, उसी को बेटा इक्वेशन कहा जाएगा। क्या बोला? उसी को इक्वेशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं, और दैट इज करके ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 is one of the example, is one of the, इसका मतलब ये नहीं है सारी ऐसी होंगी, नहीं जतिन, सीए फाउंडेशन के बाद मैथ्स नहीं है, फाउंडेशन में ही है मैथ्स, ठीक है। और इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे अगर बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बेटा, आपको बताना चाहूंगा, यहां पे सुजीत कुमार ने लिखा है इट इज द सम ऑफ वेरिएबल्स।
इन सर्टेन, चलो मैं एक काम करता हूं, सुजीत कुमार जी जो है इनसे ही बात करते हैं और जरा देखिएगा। इसने कहा है कि इन्होंने लिखा है बेटा कि इट इज द सम ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, इट इज द सम ऑफ वेरिएबल। तो बच्चे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर मान लिया x प्लस वाई और प्लस में 2 लिख देता हूं मैं। सुजीत जी ध्यान दीजिएगा प्लीज बच्चे, और मैं ये कह रहा हूं ये भी तो सम ऑफ वेरिएबल ही है ना, x प्लस वाई भी है और एक 2 कांस्टेंट भी प्लस कर दिया, क्या इसको इक्वेशन कहेंगे? सुजीत जी आप बताएं। ध्यान रखना, मैंने जैसे कि बोला मेरा हर किसी पे ध्यान रहेगा, और आपका मतलब इनफैक्ट जब फेस टू फेस क्लासेस होती हैं तो फेस टू फेस क्लासेस में भी मैं हर किसी पे ही ध्यान देते हैं। कोई बिल्कुल ही बचना चाहे कि नहीं मुझे मतलब, तो फिर अलग बात है, आप ज्यादा अनकंफर्टेबल हम भी फील नहीं करवा सकते, बट अदरवाइज बिल्कुल आपको छुपाने नहीं दूंगा आपकी कमियां। आपकी कमियां जब आप अपने सामने रखोगे तभी वो ओवरकम कर पाओगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सुजीत जी आपका वेट कर रहा था, जरा बताएं क्या ये आपने बोला इट इज द सम ऑफ वेरिएबल, क्या ये सम ऑफ वेरिएबल है x प्लस वाई प्लस 2 भी लिख दिया मैंने, आप चाहो तो चलिए सम ऑफ वेरिएबल्स है ना कांस्टेंट। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सुजीत कुमार जी या जैसे ये गुप्ता कैफे नाम से एक रिप्लाई आया है, क्या इसे इसको जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्या आप इसे इक्वेशन बोलेंगे? काइंडली रिप्लाई। और रितिका आप भी बताओ, अमन, जतिन आप बताओ, क्या ये ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 2 क्या इसे इक्वेशन बोलेंगे? जतिन मना कर रहे जी। सुजीत जी आप बताएं, और एक बच्चा गुप्ता कैफे नाम से है तो वो भी प्लीज रिप्लाई करो भाई। रितिका आप भी करें, और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, क्योंकि एकदम से मैसेज पे मैसेज आते चले गए तो मैं सबका नाम नहीं देख पाया। ऑब्वियसली पहले दिन में तो नाम याद भी नहीं होते। और यहाँ पे सुन लीजिएगा जतिन ने क्या जवाब दिया है, सर इट इज नॉट एन इक्वेशन। जतिन ने जवाब दिया है सर इट इज नॉट एन इक्वेशन, और मैंने कहा क्यों? कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द साइन ऑफ इक्वालिटी, because it does not contain the sign of equality, क्योंकि यहां पे साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, इसी वजह से ये एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन आपका इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ऊपर देखो तो सही, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, an algebraical expression having sign of equality are known as equation। having sign of equality पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बेसिक सी बातें हैं आपका। ऑब्वियसली यार ये कौन सा रॉकेट साइंस वाला कोर्स है, रॉकेट साइंस होता तो शायद हमें भी नहीं आता होता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। और देखो x इक्वल टू 2 जैसे ये है, मैं इसे बोलूं कि क्या ये इक्वेशन है, कुछ बच्चे ना मन में डाउट करेंगे, बेटा यही मन में डाउट करेंगे कि यार ये इक्वेशन है क्या? नहीं सर ये इक्वेशन नहीं है, ये तो x की वैल्यू दे रखी है, तो सर ये इक्वेशन नहीं है, ये तो x की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये भी इक्वेशन है, ऐसे लिखी है तब भी इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कौन सा साइन है, इक्वालिटी का। और अगर ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दो तो हो सकता है शायद अब आपको इक्वेशन वाली फीलिंग भी आ जाए, हो सकता है आपको इक्वेशन वाली फीलिंग भी आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना x इक्वल टू 2 भी इक्वेशन है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आपका इक्वालिटी का साइन है। सुजीत जी आप शायद ऊपर वाली बात का जवाब दे रहे हैं, और आप जरा देखिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाई का, क्योंकि बिल्कुल ऐसी क्लास चलनी है 1 to 1, मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं बोलता जा रहा हूं आप सुनते जाओ। अभी तो हम जी बिल्कुल सुजीत जी आपने थोड़ा सा लेट जवाब आया, ऑल्दो ये भी हो सकता है कि YouTube पे जब हम लाइव जाते हैं तो थोड़ा सा ना मेरे बोलने में और आपके सुनने तक में थोड़ा सा गैप आ जाता है। लेकिन जब हम अपने एम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म जो इन्होंने
प्लेटफॉर्म बना रखा है जिस ऐप के थ्रू सर्व किया जाता है, वहां पे इंस्टेंट जाती है आवाज, इंस्टेंट वॉइस जाती है और इंस्टेंट ही रिप्लाई आता है। तो ऑब्वियसली इसीलिए मेरे को आदत भी इसी तरीके की पड़ी हुई है कि एक बच्चे ने जो जो पॉइंट पूछा है उस पॉइंट को वहीं पे रोक के हाथों हाथ क्लियर करें। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे ये बता दो बस कि x + y + 2 जिसे ग्रीन कलर के साथ मैंने लिखा हुआ है और जिसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है, आप सभी बच्चों ने यूनानिमसली बताया कि भाई ये इक्वेशन नहीं है। और मैंने कहा क्यों नहीं है इक्वेशन, तो आप सब ने मुझे कंफर्म कर दिया यस बेटा जतिन हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैंने कंफर्म कर दिया, और बल्कि मैंने नहीं बल्कि जतिन गोयल ने कंफर्म कर दिया था कि सर क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है इस वजह से ये इक्वेशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि x + y + 2 सिर्फ x + y + 2 इक्वेशन तो नहीं है, चलो तो फिर ये है क्या, ये बताओ, ये बताओ फिर ये है क्या। और देखो कभी अपना सच अपने साथ है, कभी भी शो ऑफ के लिए तैयार मत रहो, ठीक है ना। सिर्फ आपको अपनी ऑब्वियसली यार अपनी कमियां पता होनी चाहिए सामने। यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं करना, कोचिंग ज्वाइन करना भी टाइम पास नहीं होगा। तो फटाफट से जरा बताओ, हम भी कोचिंग कराते वक्त मजाक करते हैं तो वो पढ़ाने में इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए करते हैं, ना कि मजाक करने के लिए, समझ रहे हो। तो आप लोग भी सीरियसली मतलब कि ऑब्वियसली क्लास को एंटरटेनिंग बनाना तुम्हारी और मेरी दोनों की रिस्पांसिबिलिटी होती है, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव चाहे आप हो चाहे मैं हूं, भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, अपने एक लेवल को क्लियर करने आए हैं। तो जल्दी से बताओ भाई, मैं कह रहा हूं ग्रीन कलर का ये जो लिखा है मैंने x + y + 2 ये इक्वेशन नहीं है। आप सब जानते हैं इस बात को, आप में से एक स्टूडेंट ने बताया, बाकी बच्चों ने एग्री किया और जानते भी थे पहले से। मैं पूछ रहा हूं कि फिर ये है क्या, रिप्लाई करो। जतिन गोयल, सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म। सॉरी बेटा, रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। आगे बाकी बच्चे सिर्फ चुप रहना। यहाँ पे जब आप क्लासेस ले रहे हो चुप रहने से मतलब कि कोई फायदा नहीं। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसे सामने रखो। पता है क्या होगा, हो सकता है आज आप ठीक ना बोलो, लेकिन एक बात बताऊं, अगर आज आपने बोल के जब गलत प्रूव हुए और सही सीखा तो यकीन मानना फिर उसके बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। चुप रहते हैं ना जो हम, वो भी गलत है। और गुप्ता कैफे नाम से एक बच्चे ने बोला बेटा एक मिनट अपना नाम बता दो। गुप्ता कैफे बोलना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, अपना नाम भी मेंशन कर दो, है ना। आपने बोला जस्ट एन एक्सप्रेशन, गलत जवाब। निशु शर्मा, सीरीज सिंपल इक्वेशन। देख लो, तुम्हें एक 10th क्लास का चैप्टर पढ़ा रहा हूं और 10th क्लास के चैप्टर से कुछ पूछा और आपको वो बात पता नहीं। ये क्लैरिटी चाहता है ICAI और कि आप कितने क्रिस्टल क्लियर है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। और मेरा सारा फोकस, यकीन मानना दोस्तों, मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देते जाओ। जो बच्चा अच्छा कीर्ति दूसरा, ठीक है कीर्ति, तो मैं ये कह रहा था कि ये 10th क्लास का टॉपिक है और मैं 10th क्लास के टॉपिक में से एक बात पूछी है। अब चलो देखिए, अब तक जवाब देना होता तो आ चुका होता बाकी बच्चों का भी, मैं बताया तो 10th क्लास के अंदर। अरे जतिन, अब तो बेटा पक्की बात है जतिन, तूने ना वो करा है, गूगल करा है, पक्की बात है भाई। और बिल्कुल सही जवाब है जतिन गोयल जी का, ये पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। और तुम याद करो, जिसको बताने में तुम्हें इतना समय लग गया, 10th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल होता था। और आपका
बेसिकली चल अच्छी बात है जतिन, कोई किसी की स्वेयर लेने की जरूरत नहीं है, पेरेंट स्वेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ अच्छी बात है। थोड़ा सा लेट ध्यान आया तेरे को, लेकिन आपको बताना चाहूंगा इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉलिनोमियल। द करेक्ट वर्ड इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो कीर्ति आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। सुजीत, रितिका, प्लीज काइंडली लेट मी नो दैट नाउ यू डू एग्री विद मी और नॉट। ठीक है ना? याद आया मेरे बोलने के बाद या नहीं आया? और आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें तो बेसिकली पता ही है यार आपको, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो बेसिकली ये चीजें हैं। यहां पे अगर मैं डिस्कस करूं, अच्छा देखो चलिए इसमें एक काम करते हैं। ठीक है आदित्य मैं आपकी बात समझ गया। देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं, तो वैसी बस क्लास हो रही है। आइए जरा देखते हैं, कुछ और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था मैं, और एक मिनट देखिएगा प्लीज। हाँ जी बेटा, बुक जो है वो इस वाले लैपटॉप में नहीं है, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट का लैपटॉप है और मेरे पर्सनल लैपटॉप में है, तो अभी मैं आपको बुक शो नहीं कर सकता। बट ऑब्वियसली हम भी आपको बुक प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे, और आईसीआई भी पूरा करवाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आईसीएआई भी पूरा करवाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए यहाँ पे एक जनरल सेंस में बात करते हैं। हाँ जी, तो आइए जरा देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं वैसे ही जनरल सेंस में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे वर्ड प्रॉब्लम है। अब जब ये वर्ड प्रॉब्लम होती थी हम लिख के सॉल्व करते थे, लेकिन पेपर में लिखने का स्कोप नहीं होता, ना तो टाइम होता है और ना ही इतना स्पेस होता है कि आप सब कुछ लिख लिख के करें। तो देखो दिमाग लगाओ, एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, monthly income of 2 person are in the ratio 4:5. Monthly income of 2 person are in the ratio 4:5. 2 पर्सन है 4:5 की रेशियो में कमाते हैं, and their monthly expenses are in the ratio of 7:9. If each saves ₹50 per month, find their monthly income. बेटा जैसे ही मैंने देखा कैसे करना, जैसे ही मैंने देखा कि 4:5 का रेशियो है, मैंने ऑप्शन की तरफ देखा। बेटा 4:5 में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, और कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन।
क्योंकि बी ऑप्शन में जो दोनों पर्सन है, पहला पर्सन 400 रुपए कमाता है, दूसरा पर्सन 500 रुपए कमाता है, तो 4:5 का रेशियो मेंटेन हो जाता है। कहते हैं सर उनके एक्सपेंसेस 7:9 में है। मैंने कहा अच्छी बात है, प्रोवाइडेड इन दोनों की सेविंग 50 होती है। मैंने कहा ठीक है बेटा, बी ऑप्शन को देखता हूँ सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता, और यहाँ पे 400 और 500 में से 50-50 रुपए हटा दो। यार सेविंग तो हटाओगे, कंज्यूमेबल इनकम निकालो जिसको आप खर्च करते हो। 400 में से 50 रुपए हटा दिया, 350 आ गया, 500 में से 50 हटा दिया, 450 आ गया, और 350 और 450 का रेशियो निकाल दिया, तो 50 से कट करोगे तो 7:9 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर मैच। अगला देखिएगा, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो जरूर रिप्लाई करिएगा। आ गया है तो अच्छी बात है, आई गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे साथ साथ चलना, और कहते हैं फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ। एक ऐसे फ्रैक्शन की तलाश है, एक ऐसे फ्रैक्शन की तलाश है जो 1/2 बन जाएगा जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है सर। बेटा मुझे देखते ही यहां पे समझ में आया आपका ए ऑप्शन। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन के अंदर मेरे को मतलब कि ऑब्वियसली यार मैं कोई तुक्के थोड़ी, जब मेरे को पता होगा मैं तो ए ऑप्शन से शुरू करूंगा ना। पहला ऑप्शन ट्राई करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा। मैंने ए ऑप्शन से ट्राई करा। बेटा आपका न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा दो, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ा दो, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और 5/10 कुछ और नहीं बल्कि कितना होता है 1:2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। कहता है सर हाँ सुजीत, सॉरी अजीत, मैं भूल गया था, आपने अभी सॉरी आदित्य अपना नाम बताया था। यस बेटा, एक और बुक है जो मैं आपको अपनी बुक जो सर्च करता हूं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं पर्पस बस ये है कि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन ना आ जाए इतना करवाने के पीछे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सुन लो, मैं आपको ये एक्सरसाइज भी कराऊंगा जो अभी जैसे दिख रही है ना ICI की, इसके अलावा ICI के एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी दिखा दूंगा, वो भी करवाऊंगा। ये देखो सिर्फ ये नहीं है। ऑब्वियसली यार ये बात भी बतानी जरूरी होती है कि कहीं ना कहीं लेट इट बी वेरी ट्रू कि कहीं ना कहीं कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वो इस तरीके के लाइव सेशन रख रहा है, ये देख रहे हो, तो लाइव सेशन रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये कन्वे कर रहा है कि बच्चों को ये पता चले कि हम किस तरीके से करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली इसीलिए मेरे को ये बोलना पड़ा, ऑल्दो ऐसे बोलना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, प्रमोशन सा करना, लेकिन कोई बात नहीं भाई, पार्ट ऑफ द जॉब है, ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, खैर तो मैंने बोला उसने कि जो फ्रैक्शन है वो आपका 3/4 हो जाता है जब आपका दोनों को 12 से इंक्रीज किया जाता है। बेटा 3 + 12 ये ऑप्शन में चेक कर रहे हैं क्योंकि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी। 3 + 12 कितना हो गया 15, और नीचे 8 + 12 कितना हो गया 20। तो 15/20 आपका आ गया, जिसको 5 से अगर कट करोगे तो ऊपर 15 कट होगा 3 से और नीचे का 20 कट होगा 4 से। 3/4 फ्रैक्शन आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर मैच। अब कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें भी बच्चे ऐसे जब बता रहे होते हैं नहीं समझ पा रहे होते, कुछ को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है ना, तो सब कुछ डेवलप होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे ही होगा। अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। एक पर्सन है जिसके 2 बेटे हैं। अच्छा जी, दोनों बेटों की एजेस का सम करा और सम करने के बाद डबल करा तो फादर की एज आती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहा है 5 ईयर एगो, एगो का मतलब आप जानते हो पहले, 5 साल पहले उस जो एज थी फादर की वो 3 गुना थी। किससे? सम ऑफ देयर एजेस, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आप लोग दिमाग लगाओ जरा, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। और
शाबाश। सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत आई आपको? हाँ जी शाबाश जी, देख लीजिए मैं वैसे बताया तो यहां पे उसने बोला है और यहाँ पे बोला गया कि अगर दोनों को 2 से इंक्रीज किया जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 3 + 2 सबको पता है 5 और नीचे 8 + 2 10। तो शाबाश, समझ सकते हो यार 5/10 कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है 1:2 होता है। और it is equals to 3/4 when both are increased by 12। तो देख ले बेटा, यहाँ पे अगर दोनों को 12 से इंक्रीज करूंगा तो बेटा ये 3 + 12 15 आता है और 8 + 12 20 आता है। और बेसिकली इसको कट करा जाए तो आपका 3/4 आता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आंसर मैच हो गया। शाबाश, उम्मीद करूंगा अगर आपको डाउट आया था तो अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नासिर खान जो है इन्होंने बहुत जल्दी जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। अब जरा देखिए कैसे, सुनो भाई ध्यान से। आपका मान के चलो दोनों बेटे 25 साल के, आज दोनों बेटे 25 साल के, तभी तो फादर 50 साल का होगा, क्योंकि बताया गया है कि द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स। यानी कि जो पर्सन है जिसके 2 बेटे हैं, आपका बेसिकली दोनों की जो एज है मिला के फादर की एज उसका ट्वाइस है। तो मान के चलो दोनों बेटे 25 के होंगे। अब 25 के नाम पे बेटा जी चाहे कैसे भी कर लो, हो सकता है एक 13 साल का हो, दूसरा 12 साल का हो, ठीक है ना। हो सकता है एक 15 साल का हो, दूसरा 10 साल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है दोनों ट्विंस हो, दोनों 12.5 साल के हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों की एजेस क्या है, बट ये पता है कि दोनों का जो टोटल है वो मिला के कुछ और नहीं बल्कि 25 है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, कहते हैं 5 ईयर है, 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले जो है दोनों बेटे कितने साल के होंगे? 15 साल के। तुमने कहा सर 5 ही तो कम करोगे। अरे बेटा 25 एक बेटे की नहीं थी, 2 बेटे की एज थी, तो दोनों मिला के 25 के थे। तो अगर 5 साल पहले की बात करोगे तो दोनों में से 5-5 यानी कि 10 कम हो जाएंगे ना। यानी कि 5 साल पहले दोनों बेटों की एजेस मिला के कितनी होगी? 15 होगी। और जो 50 वाले फादर हैं, जो 50 वाले फादर हैं वो कितने के होंगे बेटा? 45 के होंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि 5 ईयर एगो हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो थ्राइस बोला था, तो 15 × 3 कितना होता है बेटा? 45 होता है। और ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, सुजीत जी कह रहे हैं कि सर फिर से सेकंड क्वेश्चन। कोई बात नहीं सर, बता देते हैं। और जरा देखिए आपका, मैंने ये बोला कि एक ऐसे फ्रैक्शन की तलाश है। सुजीत अजीब सॉरी आदित्य, आप ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे फ्रैक्शन की तलाश है जो बेसिकली आपका 1/2 बन जाएगा अगर दोनों में 2 से इंक्रीज किया जाएगा। तो बेटा दोनों में 2 से इंक्रीज कर दो 5/10। तो 5/10 क्या 1/2 बना कि नहीं बना? ऑब्वियसली यार 5/10 का मतलब 1/2 ही तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं। कहते हैं सर ये फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन था जिस बारे फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो 3/4 बन जाएगा अगर दोनों को 12 से इंक्रीज किया जाएगा। तो 12 + 3 कितना होता है? 15। 12 + 8 कितना होता है? 20। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी कट हो जाएगा और बेटा जी आपका 3/4 बन जाएगा। तो यार दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आदित्य। उम्मीद करूंगा कि आपको कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक ये तो एक वैसे लाइव सेशन कराया गया जिससे कि
आपको पता चल सके कि टीचर किस तरीके से बोलता है, कहीं तो तुलाता तो नहीं है टीचर, ठीक है, कहीं बहुत फास्ट तो नहीं बोलता टीचर, और थोड़ा सा एक हल्का फुल्का मैंने भी आपसे एक जनरल पॉइंट डिस्कस किया, टॉपिक भी ऐसा लिया जो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट उसे कनेक्ट कर सके, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड हो चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो। प्योर मैथ्स का टॉपिक लेना पॉसिबल भी नहीं था, एज यू कैन अंडरस्टैंड इतने मैच्योर आप लोग भी हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।